हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हम पता चलता है कि जो भी सिलिकेट होते हैं वो किस तरह, जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो किस सीक्वेंस में बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो रिएक्शन सीरीज़ है, बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़, ये जो साइंटिस्ट है नॉर्मन एल बोवेन, इनके द्वारा बताया गया है। और 1990 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया था कि जो क्रिस्टलाइजेशन है ये एक सीक्वेंस में होता है। और ये जो सीक्वेंस है ये टिपिकल बेसाल्टिक मैग्मा का होता है और उसी को उन्होंने स्टडी किया था कि वो किस सीक्वेंस पे बनता है और हमें यही सीक्वेंस उन्होंने दिया था। और जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसके अंदर उस समय जब उन्होंने स्टडी किया था तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर क्या हो रहा था, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मैंने आपको इससे पहले वाले जो डिफ्रेंशिएशन के वीडियो में मैंने आपको उसका मतलब बताया था कि उसका मतलब होता है कि टेम्परेचर फॉल होने की वजह से, टेम्परेचर गिरने की वजह से जो अर्ली क्रिस्टलाइज मिनरल है वो फॉर्म करने लगते हैं और वो बाहर आते रहते हैं, मतलब मैग्मा से लगातार बनते रहते हैं। और जब अर्ली फॉर्मिंग जो क्रिस्टल है वो बनते रहते हैं तो मिनरल भी बनते रहते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि मेल्ट भी उसमें मौजूद, मतलब पीछे छोड़ते जाते हैं ना, मतलब मेल्ट भी रहता है और क्रिस्टल का निर्माण भी होता जाता है। लेकिन नए नए मेल्ट बनने की वजह से उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है मैग्मा का, उसमें वो मिनरल्स की कमी होने लगती है। और वो मिनरल्स की कमी होने लगती है तो कंपोजिशन वेरी करता है, यानी कंपोजिशन चेंज होता जाता है मैग्मा का और उससे भी मैग्मा से फिर दूसरे नए मिनरल्स बनते जाते हैं। तो यही उन्होंने बताया था। तो चलिए फिर वीडियो देख लेते हैं, है ना। द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस इन विच वेरियस सिलिकेट मिनरल्स क्रिस्टलाइज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो वही है कि मैग्मा जब ठंडा होकर क्रिस्टलाइज होता है, ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो वेरियस अलग अलग तरह के सिलिकेट मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं एक डिफिनाइट ऑर्डर में, या तो फिर बोल सकते हैं आप एक निश्चित क्रम में, है ना। ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल जो हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट पाए जाते हैं। इसका रीज़न यही है, ठीक है। द सीक्वेंस of separation of minerals from a silicate melt is now well established। तो सिलिकेट मेल्ट का जो सीक्वेंस है उससे, मतलब कि मिनरल्स बनने का, वो अभी वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब अब उसके बारे में स्टडी कर लिया गया है ना। इफ अ मिनरल रिमेन्ड इन द मेल्ट आफ्टर इट क्रिस्टलाइज्ड, it would react with the remaining melt and produce the next mineral in the sequence। अगर जो बेल्ट से अगर कोई मिनरल मतलब कि क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके बाद वो जो उसके जो रिमेन जो बेल्ट रहते हैं उससे फिर रिएक्ट करके वो दूसरा नया मिनरल बनाता है, जो जो सीक्वेंस में है उसका दूसरा मिनरल को वो फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि ये मेल्ट है, ठीक है। तो ये मेल्ट कुछ एक, मान लीजिए देखिए मेल्ट है, तो ये मेल्ट क्या है, कुछ एक मिनरल बना रहा है, ठीक है। कुछ एक मिनरल बना रहा है, इस तरह बनाया। टेम्परेचर कम होने के बाद ये दोनों, मतलब ये जो मिनरल बना है और ये जो मेल्ट है, ये दोनों फिर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर से ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये मिनरल और ये मेल्ट, और ये दोनों मिलके फिर से एक नया मिनरल बनाते हैं। फिर ये नया मिनरल और ये मेल्ट रिएक्ट करके फिर सीक्वेंस का नया मिनरल बनाते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है, ठीक है।
While studying the crystallization of cooling silicate melts, N.L. Bowen discovered two reaction series. तो जब N.L. बोवेंस ने देखा कि जो सिलिकेट मेल्ट है उसका क्रिस्टलाइजेशन का जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि दो तरह के रिएक्शन सीरीज होते हैं। तो वो दो तरह की रिएक्शन सीरीज क्या क्या हैं? कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज और डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस मतलब लगातार उसमें रिएक्शन होते रहते हैं, और डिसकंटिन्यूअस में यानी रुक रुक करके रिएक्शन होते हैं। अब हम बोवेंस रिएक्शन सीरीज का एक डायग्राम जो हम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें समझना काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को, है ना। तो देखिए इस डायग्राम को, हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में डिसकंटिन्यूअस सीरीज है और राइट हैंड साइड में कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस सीरीज में जो आपके मिनरल्स बनते हैं वो है ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, या कहीं कहीं पे इनके बदले में बस पायरोक्सिन आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओलिविन के जस्ट नीचे आपको पायरोक्सिन भी मिल सकता है। और उसके बाद एम्फीबोल एंड बायोटाइट, ठीक है। और उसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पहले कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस जो है एनोथाइट, फिर कैल्शियम सोडियम प्लेजियोक्लेस जो है बायोटोनाइट, या सोडियम कैल्शियम प्लेजियोक्लेस जो है एंडिसाइन, और लास्ट में बनता है आपका सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस जो कि अल्बाइट है, ये फॉर्म करता है। और ये दोनों सीरीज लास्ट में मर्ज हो जाते हैं एक सीरीज में, और उसके बाद ये पोटेशियम फेल्सपार, मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज का फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज फॉर्म करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर से जो नीचे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। यानी कि जो ओलिविन है वो आपका यहाँ पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा, किसी किसी बुक में यहाँ पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो ओलिविन जो है आपको फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। जबकि क्वार्ट्ज के लिए आपको क्रिस्टलाइज होने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका मेल्ट से मैग्मा से ओलिविन फॉर्म किया, अब क्या होगा कि टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो ओलिविन है वो मैग्मा से फिर से रिएक्ट करेगा और वो ऑर्थोपायरोक्सिन बनाएगा। फिर ये ऑर्थोपायरोक्सिन फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर से वो मैग्मा से रिएक्ट करेगा और वो क्लाइनोपायरोक्सिन बनाएगा, और क्लाइनोपायरोक्सिन भी टेम्परेचर कम होने की वजह से मेल्ट से रिएक्ट करके एम्फीबोल बनाएगा, और एम्फीबोल भी मेल्ट से रिएक्ट करके बायोटाइट बनाएगा। तो इस तरह ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज चलता रहेगा। लेकिन डिसकंटिन्यूअस सीरीज में बात यह है कि ये एक डिफिनाइट टेम्परेचर पे बनता है, मतलब कि उसके एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, उसी पे ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है। ये जो कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज है ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब कि जहाँ पे एक आयंस दूसरे के आयंस को क्या करते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे कि कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस जो होता है क्या होता है, स्टेबल रहता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता चला जाता है, वैसे ही जो कैल्शियम रिच जो आयन है वो Na के साथ रिप्लेस होते चले जाते हैं, सोडियम के साथ रिप्लेस होते चले जाते हैं, और लास्ट में आपका सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से आप नीचे की ओर आएंगे तो कैल्शियम का जो परसेंटेज है वो घटता चला जाएगा, और सोडियम का जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में जो सबसे टॉप में है ये आपके हाईएस्ट टेम्परेचर पे कैल्शियम रिच जो प्लेजियोक्लेस है वो यहाँ पे स्टेबल रहता है, ठीक है। और सबसे नीचे ये लोवेस्ट टेम्परेचर पे आपका सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे आपका ये हाई कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस यानी एनोर्थाइट फॉर्म करता है। हाई कैल्शियम रिच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो 100% है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वैसे वैसे ये जो कैल्शियम रिच जो है मिनरल वो क्या होता है, वो सोडियम रिच वेराइटीज़ में बदलता जाता है, जैसे बायोटोनाइट में, लेब्राडोराइट में, एंडिसाइन में। और लोवेस्ट टेम्परेचर पे ये क्या होता है कि ये हाई सोडियम अल्बाइड के रूप में बदल जाता है और उसके रूप में फॉर्म करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियल जो स्टेज था यहाँ पे जो क्रिस्टल बन रहे हैं वो कैल्शियम रिच बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैग्मा जो है रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम रिच की वजह से। जब मैग्मा, हाँ, तो मतलब कि जो इनिशियल स्टेज पे जो क्रिस्टल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कैल्शियम रिच बन रहे हैं। तो जब मैग्मा जो है रिएक्ट करता है कैल्शियम रिच कंपोजिशन से, तो उसमें क्या होता है, ग्रेजुअली चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस होने लगते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो जितने भी क्रिस्टल हैं उन सारे क्रिस्टल जो भी बनेंगे उनका क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, और जो उनका मिनरल है यानी कि प्लेजियोक्लेस वो भी क्या है, सेम है। इसी वजह से इसको कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक बर्तन में, देख लीजिए, मान लीजिए कि आप एक बर्तन में पानी ले रहे हैं, ठीक है, पानी ले रहे हैं। तो जब अभी तो फर्स्ट टाइम में क्या है कि पानी जो है इसमें वो 100% है ना, पानी इसमें 100% है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे वैसे वैसे जो पानी है वो क्या होता जाएगा, जो पानी है वो क्या होता जाएगा, बर्फ़ में या आइस में चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा टेम्परेचर कम करने पे कि जहाँ पे आपका जिस कंटेनर में आपने पानी लिया है उसमें आधा पानी और आधा क्या होगा, बर्फ़ हो जाएगा, ठीक है, यानी 50-50 इधर हो जाएगा, ठीक है, दोनों 50-50 रहेगा। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होने पर क्या हो जाएगा कि ये जो पानी है वो पूरी तरह से क्या होगा, बर्फ़ में बदल जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से बर्फ़ में बदल जाएगा, यानी पूरा 100%। अब इसमें क्या होगा, पानी नहीं होगा, अब इसमें पूरी तरह से बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ कि पूरी तरह से हमने एक बर्तन पानी लिया था, 100% उसमें पानी था, फिर टेम्परेचर हमने कम किया तो आधा क्या हुआ, आधा जो पानी था वो बर्फ़ में चेंज होने लगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया टेम्परेचर कम होने की वजह से जब उस बर्तन में 50% पानी और 50% बर्फ़ था। और लास्ट में जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तब क्या हो गया, जितने भी पानी थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पूरी तरह से बर्फ़ में कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ पे आपका 100% क्या है, बर्फ़ है। तो यही सेम सीरीज आपका चलती है कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। वहाँ पे भी जो आपके कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज रहता है वो पहले 100% रहता है, उसके बाद टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कैल्शियम और सोडियम रिच हो जाता है, यानी कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। और फिर जैसे ही वो टेम्परेचर ऑफ कम होता है तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब कैल्शियम और सोडियम दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद फिर से सोडियम बढ़ने लगता है और कैल्शियम क्या होता है, कम होने लगता है। और लास्ट में ऐसा होता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ सोडियम प्लेजियोक्लेज है वो बच जाता है, यानी सोडियम प्लेजियोक्लेज यहाँ पूरी तरह से 100% रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के ये जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ है और ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है, ये दोनों एक सीरीज़ में मिल के उसके बाद ये जो जितने भी एंड मेंबर्स हैं यानी कि फेल्सपार, मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज, इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं यानी कि ऊपर यानी ओलिविन जो है ये आपका अनस्टेबल रहता है, जबकि आपका क्वार्ट्ज जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। यानी स्टेबिलिटी जब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जो ओलिविन है ये आपका बहुत ही डेप्थ में बन रहा है, डेप्थ में तो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नीचे पे बन रहा है ना, और अर्थ सरफेस पे आपका क्या बन रहा है, क्वार्ट्ज बन रहा है। तो जब अर्थ सरफेस पे क्वार्ट्ज बन रहा है तो अर्थ सरफेस पे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें अब वेदरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ओलिविन अगर वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा तो क्या होता है कि ओलिविन अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसका टेम्परेचर, उसका जो बनने का टेम्परेचर है और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ही एक दूसरे से अलग होगा। इसकी वजह से ओलिविन जो है उसमें वेदरिंग शुरू हो जाएगी और वो टूटने लगेगा और वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि
यहाँ से ओलिविन से क्वार्ट्ज की ओर आने पे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है ना। उसके बाद है कि जो भी आप ये जो देख रहे हैं ऊपर से नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपका जो सिलिका है ये बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके किस नेचर की हैं, जो डिसकंटिन्यूस सीरीज में जितने भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं इससे अगर कोई रॉक बन रहा है तो वो मैफिक या बेसिक नेचर का होता है, यानी कि सिलिका परसेंटेज उसमें 45 से 55% तक होता है, यानी सिलिका यहाँ लो होता है, ठीक है। और जबकि जो ये एंड मेंबर्स हैं इससे कुछ रॉक बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, किस नेचर के होंगे, वो एसिडिक या तो फिर बेसिक नेचर के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिलिका का जो परसेंटेज होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। और इस कंटिन्यूस सीरीज़ में जितने भी मिनरल्स बन रहे हैं अगर उससे कुछ रॉक फॉर्म कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट नेचर के होंगे, यानी कि बेसिक और एसिड के बीच के, यानी 55 से 65% तक में सिलिका मिलता है, ठीक है। तो बेसिक बोलने का मतलब ये है कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एसिड बोलने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम और सिलिका इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऊपर वाले जितने भी मिनरल्स हैं ये आपके हाई टेम्परेचर पे फॉर्म करेंगे, और जैसे आप नीचे जाते जाइएगा टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ये जो भी मतलब डायग्राम से आपको बताना था कि क्या होता है डायग्राम में, है ना, कि जो मिनरल जो टॉप में है ये हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करते हैं और जो मिनरल जो बॉटम पे होते हैं ये लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ओलिविन फॉर्म कर रहा है तो ओलिविन के साथ साथ ही आपका कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस फॉर्म करेगा, या तो फिर ओलिविन फॉर्म करने के कुछ देर के बाद ही आपका कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस क्या होता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या होता है और उसको हम डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, minerals of a solid solution series generally form a continuous reaction series। तो सॉलिड सॉल्यूशन के जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज फॉर्म करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज यानी यहाँ पे कुछ सॉलिड और कुछ सॉल्यूशन होता है, उसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज बोलते हैं, है ना। द प्लेजियोक्लेट फेल्सपार विद एंड मेंबर्स एनोर्थाइड एंड एल्बाइट एग्जिबिट सच अ रिएक्शन। तो जो प्लेजियोक्लेट फेल्सपार के जो एंड मेंबर्स होते हैं एनोर्थाइड और एल्बाइट वो इस तरह के रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन के जो एनोर्थाइड और एल्बाइट ये दोनों एंड मेंबर्स हैं, है ना, क्योंकि एंड मेंबर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक से स्टार्ट होकर के दूसरे पे ख़त्म हो रहा है और ये एक ही मिनरल्स के ना प्लेजियोक्लेस के ही है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें और एक फिगर के माध्यम से आप इसे और अच्छा समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक डायग्राम के माध्यम से उसको समझ लीजिए। ये एक प्लेजियोक्लेस का सीरीज़ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले एनोर्थाइड यानी कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस, फिर बाइटोनाइट, लैब्राडोराइट, एंडिसाइन, ओलिगोक्लेस और एल्बाइट फॉर्म करता है। एंडिसाइन के बाद यहाँ ओलिगोक्लेस होगा, वो डायग्राम में छूट गया है, उसे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग एंडिसाइन के बाद ओलिगोक्लेस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो लास्ट में आपका एल्बाइट फॉर्म करता है जो है Na रिच, ठीक है। तो एनोर्थाइड जब फॉर्म करता है तो देखिए उसमें एनोर्थाइड का जो परसेंटेज होता है, अगर एनोर्थाइड उसमें 90% है तो एल्बाइट उसमें 10% होगा, और एनोर्थाइड अगर 100% है तो एल्बाइट वहाँ पे 0% होगा, क्योंकि कोई भी मिनरल्स जो है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। या ये दोनों मिल करके 100% करेंगे, या अगर एनोर्थाइड पूरा ही 100% है तो उसमें एल्बाइट 0% में रहेगा। उसी तरह बाइटोनाइट में अगर एनोथाइड 70 है तो एल्बाइट 30% रहेगा, अगर एनोथाइड 90 है तो ये 10% तक हो सकते हैं, ठीक है। और लैब्राडोराइट में एनोथाइड अगर 50% है तो एल्बाइट भी 50% होगा, एनोथाइड अगर 70% है तो एल्बाइट आपका 30% होगा। फिर एंडिसाइन में उसी तरह की 30% अगर एनोथाइड है तो एल्बाइट आपका 70% उसमें होगा, अगर एनोथाइड 50% है तो एल्बाइट आपका 50% होगा। तो
इसी चीज़ को मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब एनोल्थाइड और एल्बाइड दोनों उसमें 50-50% में मौजूद होते हैं, तो वो लैब्राडोराइट और एंडीसाइन इन दोनों में होता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग ओलिगोक्लेज, जिसमें एनोल्थाइड 10% होगा तो एल्बाइड 90%, और अगर एनोल्थाइड 30% होगा तो एल्बाइड आपका 70% होगा। ठीक है, और एल्बाइड में आपका एल्बाइड 100% होगा तो एनोल्थाइड 0%, और अगर एल्बाइड 90% है तो एनोल्थाइड यहाँ पर 10% हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और यही है सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। इन अ कूलिंग मेल्ट AN rich plagioclase crystallize before the AB rich members। तो जो कूलिंग मेल्ट है हम लोग का पिघला हुआ जो मेल्ट है ठंडा होता हुआ, उसमें जो है AN रिच प्लेजियोक्लेज जो है वो AB रिच मेंबर से पहले क्रिस्टलाइज करेंगे, यानी एल्बाइड से पहले क्या होगा, एनोल्थाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, विथ फॉलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के गिरने के समय। ठीक है ना, टेम्परेचर गिरने की वजह से। ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस रिएक्शन बिटवीन द मेल्ट एंड प्रेसिपिटेटेड crystals, and thus the composition of crystals is continuously being changed। तो इस तरह की जो लगातार कंटिन्यूअस जो है रिएक्शन चलती रहती है मेल्ट और प्रेसिपिटेटेड क्रिस्टल्स के बीच में, और इसकी वजह से जो क्रिस्टल का कंपोजिशन है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, सच अ सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज इन विच द वेरिएशन इन कंपोजिशन is perfectly continuous is called continuous reaction series। तो वैसे सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज जहाँ पे कि कंपोजिशन के वेरिएशंस जो होते हैं वो परफेक्टली कंटिन्यूस होते हैं, उसे ही हम कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज बोलते हैं। इफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड बिटवीन मेल्ट एंड क्रिस्टल्स ड्यूरिंग कूलिंग, द रिजल्टिंग क्रिस्टल्स में शो कंपोजिशनल जोनिंग। यदि ठंडे होने के दौरान जो मेल्ट और क्रिस्टल है इसके बीच उसमें रासायनिक संतुलन नहीं बना रहता है, तो जो रिजल्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो कंपोजिशनल जोनिंग शो करते हैं। यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि जैसे एनोल्थाइड है तो उसके ऊपर बाइटोनाइट, लैब्राडोराइट, इस तरह से, मतलब एक मिनरल्स को दूसरा मिनरल्स क्या हुआ साइड से कवर किया हुआ रहता है, इस तरह दिखता है, और दोनों का कलर क्या होता है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट रहता है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को ही जोनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डिसकंटिन्यूअस सीरीज जो है डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज ये कवर कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।